बहुत स्वागत है आप सभी का इस नए व्लॉग में। वेलकम बैक टू द चैनल कॉल्ड भटकता मुसाफिर ऑन टू व्हील्स। जी हाँ दोस्तों, मैं भटकते भटकते कल चित्तौड़गढ़ आया। अगर आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा होगा तो आप ये चीज जरूर जानते होंगे कि मैं बाइक राइड करके चित्तौड़गढ़ कल आया। अगर आप वो व्लॉग देखना चाहते हो तो जरूर मेरे चैनल पे जाइए और उस व्लॉग को आप एंजॉय कीजिए। आज मैं जाने वाला हूँ चित्तौड़गढ़ फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। आज की तारीख है 29 दिसंबर 2023। मैं आप सभी को कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताना चाहता हूँ इस फोर्ट के बारे में। जब भी आप ऐसे प्लेसेस पे आते हो तो मेक श्योर दैट यू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस, अदरवाइज इट विल बी ऑफ नो यूज। तो सबसे पहली बात यह है कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट ये एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये फोर्ट का निर्माण ये 7th सेंचुरी में हुआ था मौर्य डायनेस्टी की वजह से। दोस्तों, ये जो फोर्ट था ये मेवाड़ की राजधानी होती थी। रतन सिंह और रानी पद्मिनी के लिए ये फोर्ट बहुत ही फेमस है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब 14th सेंचुरी में चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे हमला किया और जब रतन सिंह जी का उस लड़ाई में देहांत हो गया, उसके बाद रानी पद्मिनी और बहुत सारे औरतों ने यहाँ पे जोहर किया था। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस खूबसूरत जगह को। तो यहाँ पे शकील जी हमें मिले हैं और उनको मैं लेके जा रहा हूँ अभी गढ़ पे। तो शकील जी, आप इन्फॉर्मेशन दोगे मुझे? हाँ सर, पूरे किले का इन्फॉर्मेशन है। आप पूरा मेवाड़ में विजिट करने आए हैं। राजस्थान में 2 स्टेट होते हैं, एक मारवाड़ है और एक मेवाड़ है। आप जो विजिट करने आए वो मेवाड़ का कैपिटल है चित्तौड़गढ़। एशिया का सबसे सेकेंड लार्जेस्ट फोर्ट। वाह वाह वाह। अभी इस किले का जो फ्रंट है, मतलब जो मेन गेट होता है ना, फर्स्ट वाला, ये मेन गेट है आएगा। इस किले का ये फर्स्ट गेट है, इसको पाडल पोल बोलते हैं। पाडल पोल ये गेट है। हाँ, राजस्थान में गेट को पोल बोला जाता है। अच्छा, राजस्थान को गेट को पोल बोला जाता है। हाँ, ऐसे पूरे किले में 7 गेट आते हैं। तो पूरे किले में 7 गेट्स है। ये 7 गेट इसलिए बनाए जाते हैं, आपने सूरज भगवान के आगे अगर रथ देखा होगा तो उसमें 7 घोड़े होते हैं। हाँ हाँ हाँ। इससे अक्षित होकर ये 7 गेट बनाए जाते हैं और हर गेट पर अलग अलग नाम दिया जाता है। जो पहला गेट था उसका नाम था पाडल पोल। पाडल पोल। दूसरा आएगा भैरव। ये अपन जिस रास्ते से चल रहे हैं ना सर, ये इस किले का बैक साइड है। ये किले का बैक साइड है? हाँ, अच्छा, फ्रंट साइड उस साइड है? फ्रंट साइड होता है जहाँ पे शायद वो बैटल हुआ था उस साइड में। अच्छा अच्छा, तो चित्तौड़ गांव इस साइड में बैठा है, मतलब पीछे के साइड में। जो पहले का जो चित्तौड़ होता है ना, हाँ, हाँ। वो पूरा किले के अंदर था। अच्छा, हाँ। पहले का जो चित्तौड़ था वो किले के अंदर था, उसके बाद फिर समय के साथ लोग नीचे चलते गए। अच्छा अच्छा। तो पिछला वाला गेट कौन सा था? ये दूसरा गेट है भैरव पोल। भैरव पोल, पाडल पोल। पाडल पोल, भैरव पोल। ओके। टोटल कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 13 किलोमीटर में फैला हुआ किला है। 13 किलोमीटर में फैला हुआ। तो ये हनुमान पोल है, प्राचीन हनुमान मंदिर। हर जगह पे जाके मोटरसाइकिल लेके, व्हीकल लेके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। ऐसे नहीं कि आपको एक जगह पे पार्क करना पड़ेगा और फिर घूमना पड़ेगा। तो मेन जो स्पॉट्स है आप ज़रूर वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यहाँ से एंट्री देखिए। वाह, ये कौन सा है? गणेश पोल। गणेश पोल। ये गणेश पोल है। दिस इज जोरला पोल। दिस इज लक्ष्मण पोल। राम पोल गेट है। राम। अच्छा, तो 40 रुपये का टिकट और 20 रुपये का पार्किंग, जो पूरे किलो के अंदर काम में आएगा। ओके। तो ये टिकट है 40 रुपीज़ एंट्री और ये 2 व्हीलर का 20 रुपीज़। बड़ी पोल। यहाँ के बारे में मैं आप लोगों को एक बार समझाता हूँ। यहाँ जो आप मंदिर देख रहे हैं ना सर, ये इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर है किले। यहाँ जो आप पूरा चित्तौड़गढ़ सिटी आप विजिट करने के लिए आए हैं ना सर, यहाँ के लिए बोला जाता है ये शक्ति, भक्ति, त्याग, बलिदान की पावन नगरी है चित्तौड़गढ़। यहाँ शक्ति के अंदर आते हैं महाराणा प्रताप, भक्ति के अंदर आती है मीराबाई, त्याग में आती है पन्नाधाई और बलिदान में आती है रानी पद्मिनी जी। ये पूरा किला बनाया जाता 7th सेंचुरी में। जो मौर्य वंश के राजा होते हैं चित्रांगद मौर्य, उनके द्वारा इस किले की नींव रखी जाती है और एक 13 किलोमीटर की बाउंड्री बनाई जाती है।
फिर यहाँ आते हैं 8th सेंचुरी में सूर्यवंशी राजा। सबसे पहले राजा होते हैं यहाँ बप्पा रावल, जो गुजरात के ईडर गांव से यहाँ आते हैं और यहाँ की राजगद्दी संभालते हैं। और जो भी इस किले का निर्माण होता है वो सूर्यवंशी राजाओं द्वारा किया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम तक यहाँ राज सूर्यवंशी राजाओं का है। तो जो हमेशा सूर्यवंशी राजा हुआ करते थे वो अपने किले का या महल का फ्रंट ईस्ट में रखते हैं, पूर्व दिशा में, जिनसे क्या होता है सूरज भगवान की जो पहली किरण होती है वो उन गेट पे आती है, जो हिंदू धर्म में शुभ माना जाता है। तो अभी अपन जिस रास्ते से आए ना वो इस किले का बैक साइड है। जब 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने किले में अटैक किया था तो इस किले का जो फ्रंट होता है उसको डैमेज कर दिया जाता है। उसके 100 ईयर बाद जब महाराणा कुंभकर आ जाता है तो इस किले के बैक साइड में वो वापस 7 गेट बनवाते हैं। जो पहला गेट देखा था उसका नाम था पाडल पोल, दूसरा आया था भैरव पोल, तीसरा था हनुमान पोल, चौथा था गणेश पोल, 5वां था जोड़ला पोल और 6 नंबर का था लक्ष्मण पोल, लास्ट था राम पोल। फिर अपन आए यहाँ से लिविंग एरिया से होते हुए टिकट लेके, फिर आया अपन इस किले का जो सेकंड वाला पार्ट होता है जहाँ पूरा किला बना हुआ है। फिर लास्ट में इसका लास्ट वाला पार्ट आएगा जहाँ पूरा फॉरेस्ट बना हुआ है। अब आप यहाँ देखेंगे सामने जो इस किले का सबसे बड़ा मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण किया जाता है 8th सेंचुरी में बप्पा रावल द्वारा। ये पहले एक विष्णु भगवान का टेम्पल हुआ करता था। विष्णु भगवान का वाहन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो वो गरुड़ होता है। वो गरुड़ आपको ब्लैक स्टोन में उस छतरी के नीचे आज भी नजर आएगा। वहाँ सामने मंदिर की एक छतरी लगी हुई होती है जिसके नीचे एक ब्लैक स्टोन में गरुड़ लगा हुआ होता है। पर जब जैसा मैंने आप लोगों को बताया था किले में पहले के वक्त के 113 मंदिर हुआ करते थे और 84 पानी के कुंड हुआ करते थे। पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले में अटैक किया था तो इस मंदिर का जो शिखर होता है उसको डैमेज कर दिया जाता है। उसके जब 100 ईयर बाद महाराणा कुंभकर आ जाता है तो महाराणा कुंभा ने इस मंदिर को वापस रिनोवेट करवाया। ऐसा रिनोवेट करवाया जाता है इस मंदिर का जो आगे का हिस्सा होता है और आगे का पोर्शन आप देखेंगे ना तो जो गुजरात में सोमनाथ का मंदिर होता है बिल्कुल आगे से वैसा लगेगा। इसी मंदिर का आप अगर बैक साइड देखेंगे पीछे का हिस्सा तो जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर होता है इसका बैक साइड आपको वैसा देखने को मिलेगा। आप अभी अंदर जाके विजिट करेंगे मंदिर में तो आपको राधा कृष्ण और बलराम की मूर्ति देखने को मिलेगी जो महाराणा कुंभा द्वारा स्थापित की जाती है। महाराणा कुंभा द्वारा इस मंदिर का रिनोवेशन का कार्य किया जाता है तो इस मंदिर को नाम दिया जाता है कुंभ श्याम टेम्पल। तो अभी चलते हैं मीराबाई टेम्पल में। यहाँ जो आप टेम्पल देख रहे हैं ये मीराबाई का मंदिर है। मीराबाई का नाम अगर आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, जो कृष्ण भगवान की सबसे बड़ी भक्त होती है। उनका जन्म होता है मेड़ता के कुड़की गांव में, चित्तौड़ में उनका ससुराल होता है। यहाँ के जो राजा भोज होते हैं, मीराबाई की शादी होती है राजा भोज से, पर बचपन से ही जैसे मीराबाई कृष्ण भगवान को अपना पति मानती है, राजा भोज को नहीं मानती है। वो इस वजह से जब बचपन में मीराबाई दूसरों की शादी होते हुए देखा करती थी, दूसरों के दूल्हे को देखा करती थी, तो उनके जो दादू होते हैं वो उनके दादू को ये बताती है कि मुझे भी दूल्हा चाहिए, मुझे भी पति चाहिए। तो उनके जो दादू होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी की कृष्ण भगवान की मूर्ति बना के मीराबाई को देते हैं और उनको ये बताते हैं यही आज से आपके पति और मतलब यही आपके दूल्हे हैं। तो बचपन से ही जैसे मीराबाई कृष्ण भगवान को अपना पति मानने लगी थी। तो जब यहाँ राजा भोज की शादी होती है और जब राजा भोज की अकाल मृत्यु हो जाती है तो पहले यहाँ एक प्रथा चलती थी, सती प्रथा। जैसे किसी के हस्बैंड की अगर डेथ होती है तो वाइफ को क्या किया जाता है, चिता में जिंदा जला दिया जाता है। तो जब राजा भोज की अकाल तरीके से मृत्यु होती है तो राजा भोज के जो छोटे भाई होते हैं विक्रमादित्य, मीराबाई के देवर, वो मीराबाई को समझाते हैं कि हम राजपूत लोग हैं, हमें ये साधु संतों के साथ उठना बैठना शोभा नहीं देता है। आपके पति की अकाल मृत्यु भी है तो आपको सती होना पड़ेगा। जब मीराबाई इन सब चीज़ों से इनकार करते हैं तो विक्रमादित्य क्या करते हैं, मीराबाई को 2 बार मारने की कोशिश करते हैं। पहली बार उनके लिए एक जहर का प्याला भिजवाया जाता है इसी मंदिर में। जब मीराबाई इसको पीते हैं तो वो अमृत बन जाता है। दूसरी बार मारने की कोशिश करते हैं तो फूलों की टोकरी में एक काले सांप को रख के भिजवाया जाता है। जब मीराबाई इस काले सांप को अपने हाथ में लेते हैं वो फूलों का हार बन जाता है। पर मीराबाई को जब ये अंदेशा हो जाता है कि अब उनकी जान लेने की कोशिश की जा रही है तो यहाँ जो कृष्ण भगवान की मूर्ति होती है वो अपने साथ लेकर द्वारका चली जाती है। द्वारका के लोगों का कहना होता है कि मीराबाई को वहाँ जाते हुए सबने देखा, वापस रिटर्न आते हुए किसी ने नहीं देखा। मतलब वहाँ के लोग ये बोलते हैं मीराबाई उसी कृष्ण भगवान की मूर्ति में समा गई थी और हमेशा के लिए अमर हो गई थी। अभी यहाँ आप मीराबाई कृष्ण भगवान की मार्बल की मूर्ति देखोगे, यहाँ के बिरला सीमेंट के जो मालिक होते हैं वो 2002 में अंदर रखवाते हैं।
इसी मंदिर के सामने आप जो छतरी देखेंगे, यहाँ मीराबाई के जो गुरु हुआ करते थे वीर शिरोमणि संत रविदास जी, यहाँ उनके एक चरण पादुका लगे हुए हैं। और इसी छतरी में आप अगर ऊपर की साइड में देखेंगे ना, अंदर की साइड में, तो यहाँ 5 स्टैचू होते हैं। 5 स्टैचू का एक सर है। आप पूरा राउंड करके ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक ही स्टैचू बना हो। इसको पंचतंत्र बोला जाता है। जो 5 अलग डांस मुद्राएं हुआ करती थी वो यहाँ बनी हुई है। पहले के वक्त एक 3D इफेक्ट भी हुआ करता था सर। टेम्पल बहुत ही खूबसूरत टेम्पल है। तो पुणे से लोग मिल गए थे मुझे। दे वर क्वाइट सरप्राइज टू नो दैट आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम पुणे। तो यहाँ पे हर जगह पे आपको कस्टर्ड एप्पल के पेड़ दिखने को मिलेंगे। विजय स्तंभ के पास अभी हम पहुँच रहे हैं। तो भाई को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ आप सभी को। आपका नाम वापस बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद शकील है। मोहम्मद शकील। रहने वाला हूँ चित्तौड़गढ़। अच्छा, चित्तौड़गढ़ के रहने वाले और अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे रहे। अगर आप यहाँ पे आओगे तो ज़रूर इनसे कांटेक्ट कीजिए। मैं उनका नंबर, अगर वो ये करते हैं तो मैं आपका उनका नंबर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। सर अभी जो अपन जिस जगह पे खड़े हैं ये इस किले का मेन स्पॉट माना जाता है। ठीक है, अभी यहाँ जो सामने आप टावर देख रहे हैं ना, इसका नाम होता है विजय स्तंभ। इसको बोला जाता है टावर ऑफ विक्ट्री। ये बनाया जाता है महाराणा कुंभा द्वारा। इसलिए बनाया जाता है जब वो गुजरात और मालवा 2 स्टेट एक साथ विजय करते हैं, विजय की खुशी में बनाया जाता है विजय स्तंभ। इसको पूरा 9 स्टोरी बनाया जाता है, 9 मंजिल का इमारत बनाया जाता है। वो इस वजह से बनाया जाता है क्योंकि हिंदू धर्म में 9 ग्रहों की पूजा करते हैं। इस वजह से इसको 9 मंजिल का इमारत बनाया जाता है। इसकी टोटल हाइट होती है 122 फीट की। इसके अंदर स्टेप बनी हुई 157, जो फर्स्ट फ्लोर से होती है भी लास्ट फ्लोर तक जाती है। यहाँ के लोग इसको विष्णु स्तंभ बोलते हैं। और ये देखने में पूरा शिव जी का जो डमरू होता है उसके समान है। ध्यान से देखेंगे, नीचे से 3 मंजिल चौड़ा बना होता है, ये ऊपर से वापस सकड़ा होता है। लास्ट वाली 2 मंजिल चौड़ी बनाई जाती है और बाद में बनाई जाती है। इसको पूरा कंप्लीट बनने में 10 साल लगती है। 1438 से 1448 में बनाया जाता है। और इसको पूरा बनाने में उस ज़माने में 90 लाख रुपया खर्चा आता है। जो सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे, चांदी के सिक्के, उनमें 90 लाख रुपया खर्चा आता है। अब यहाँ जो राजस्थान पुलिस होती है, उनके जो लेफ्ट साइड में जो शोल्डर पे बैच होता है वो विजय स्तंभ का होता है। उस पे रहता है। राजस्थान का गौरव माना जाता है विजय स्तंभ। और राजस्थान का एक मोनो होता है वो भी विजय स्तंभ का ही होता है। 2021 से पहले जैसे इसके ऊपर तक भी जाती थी, पर 2021 में जो लॉकडाउन होता है तो इसके ऊपर बिजली वगैरह गिरती तो अंदर की सीढ़ियाँ वगैरह का डैमेज जाती है। तब से गवर्नमेंट ने इसको परमानेंटली बंद कर दिया है। अच्छा, पहले जा सकते थे। पहले जा सकते हैं। तो इसका जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है जो हिंदू संस्कृति को दर्शाता है, जब मुगल अटैक करते हैं तो इसको भी मतलब जो मूर्तियाँ होती हैं उनको खंडित किया जाता है। पूरे किले में पहले जैसा मैंने बताया ना 113 मंदिर होते हैं, अभी किले में 96 मंदिर है जिनके अंदर या तो मूर्तियाँ नहीं या फिर वो खंडित है। और हिंदू धर्म में ये माना जाता है जो मूर्तियाँ खंडित होती हैं उनकी पूजा नहीं की जाती। इस वजह से गवर्नमेंट ने उन मंदिरों को या तो बंद कर दिया या फिर मूर्तियाँ हटा दी गई थी। अच्छा, आइए अभी अपन एंट्री करेंगे इस किले का जो ईस्ट द्वार होता है, जो पूर्वी, जिसको बोला जाता है पूर्वी जौहर द्वार। पूर्वी जौहर द्वार। हाँ, ओके। क्योंकि ये ईस्ट में बना होता है। इसी के जैसे एक और गेट बना होता है जिसको बोला जाता है उत्तरी जौहर द्वार, क्योंकि वो नॉर्थ में बना हुआ होता है। अच्छा, जैसे जो रॉयल फैमिली की जो लेडीज वगैरह होती है वो इन गेट से प्रवेश किया करते हैं। अच्छा। तो यहाँ पे बहुत सारे मंकीज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये है जौहर द्वार। जो 40 से 50 फीट डीप गहरा हुआ करता था। वाटरफॉल। हाँ, वाटर टैंक। वाटर टैंक था। हाँ, अच्छा, हाँ। पूरा जो 40 से 50 फीट डीप गहरा होता है, जब जौहर किया जाता है तो इसी जगह किया जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। और जब 1956 में गवर्नमेंट के अंडर में जब किला आता है तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसको टूरिस्ट पैलेस घोषित किया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, बच्चों के साथ हादसा ना हो जाए, इस वजह से इसने गवर्नमेंट ने इसको मिट्टी डलवा के पैक करवा दिया। किस लिए किया आपने बोला? ताकि जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं बच्चों के साथ हादसा ना हो जाए, छोटे बच्चों के साथ
क्योंकि ये किले का मेन स्पॉट है तो बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ। तो और वाटर टैंक बीच में रहेगा तो रिस्की होता है, इस वजह से गवर्नमेंट ने इसको मिट्टी डलवा के पैक करवाया। अच्छा। वहाँ देखेंगे एक गार्डन में छोटा सा हवन कुंड छोड़ रखा है कॉर्नर पे, वो इस वजह से छोड़ रखा है जो महाराणा प्रताप के वंशज होते हैं लक्ष्य राज सिंह जी, जो अभी उदयपुर सिटी पैलेस में रहते हैं, वो यहाँ हर साल जब मार्च महीने में आते हैं तो यहाँ एक फोर्ट फेस्टिवल किया जाता है। तब रानी पद्मिनी की आत्मिक शांति के लिए भी यहाँ हवन किया जाता है। 3 दिन तक वो फंक्शन चलता है क्योंकि यहाँ 3 बार जौहर किए गए थे। अच्छा। पहली बार जौहर होता है रानी कर्णावती द्वारा अपनी रानी पद्मिनी जी द्वारा अपनी 16,000 दासियों के साथ। दूसरी बार जौहर होता है रानी कर्णावती द्वारा अपनी 13,000 दासियों के साथ। और तीसरी बार जौहर होता है पन्ना धाई द्वारा अपनी 5 या 6,000 दासियों के तो साथ। सबसे पहला जो हुआ था वो रानी पद्मिनी जी द्वारा अपनी 16,000 दासियों के साथ जौहर होता है। दूसरी बार जैसे जौहर होता है रानी कर्णावती द्वारा अपनी 13,000 दासियों के साथ। और तीसरी बार जौहर होता है पन्ना धाई द्वारा अपनी 5 से 6,000 दासियों के साथ। तो जब फोर्ट फेस्टिवल होता है तो 3 दिन का वो फंक्शन चलता है। 3 दिन तक यहाँ हवन किए जाते हैं। जैसे पूरे किले में 40 रुपीज़ का जो अपन टिकट लेते हैं, पूरे किले को सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है। अच्छा। तो अपन जो 40 रुपीज़ का टिकट लेते हैं उसमें जो 100% इनकम इकट्ठा होती है, मार्च महीने में उसका 40% निकाल के आज भी लक्ष्य राज सिंह जी को दिया जाता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी उनकी है। उनकी है। अच्छा, उसके वजह से इस किले का सबसे खास मंदिर है। यहाँ आपको जो शिव के 3 अवतार होते हैं ना, वो एक साथ एक स्टोन पे देखने को मिलेंगे। इस मंदिर का नाम होता है समाधीश्वर मंदिर। समाधीश्वर मंदिर। इसको समाधीश्वर नाम इसलिए दिया जाता है कि यहाँ जो आसपास में पहले जमीन हुआ करती थी थोड़ा बहुत शमशान की होती है, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है समाधीश्वर मंदिर। आपको ऊपर से दिखाया था कि अपन ने जो विजिट किया वो समाधीश्वर मंदिर। अभी आप देखेंगे इस मंदिर को, जैसा मैंने बताया था कि आपको समाधीश्वर नाम इसलिए दिया जाता है कि यहाँ जो आसपास में ज़मीन होती है वो शमशान की ज़मीन होती है, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है समाधीश्वर, ठीक है। 11वीं सेंचुरी में मेवाड़ में और मध्य प्रदेश में एक संधि होती है। संधि के दौरान जो मध्य प्रदेश के भोपाल के राजा होते हैं, राजा भोज, जब वो यहाँ आते भ्रमण के लिए तो उन्होंने देखा होगा कि ये मंदिर थोड़ा डैमेज है, तो इसको वापस रिनोवेशन करके एक वापस नींव रखी जाती है। अच्छा, ठीक है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा शमशान के अंदर एक शिव भगवान का मंदिर होता है, तो ये वही मंदिर है। यहाँ आपको जो शिव के 3 अवतार होते हैं ना, वो एक साथ एक स्टोन पे देखने को मिलेंगे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अच्छा, ठीक है। ये शिव के 3 अवतार होते हैं जो आपको एक स्टोन पे देखने को मिलेंगे। एक स्टोन पे त्रिमूर्ति बनी हुई है जो एशिया की सबसे अच्छी मूर्ति मानी जाती है, जिनकी हाइट होती है 9 फीट की। मूर्तियों को किसी की नजर न लगे इस वजह से मंदिर में यहाँ एक ब्लैक स्टोन लगाया जाता है। लगाया जाता है जैसे अपने घर में कोई छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको काला टीका लगाते हैं, उस तरीके से यहाँ मंदिर में एक ब्लैक स्टोन लगाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको एटलीस्ट पूरा दिन चाहिए ये देखने के लिए। बहुत सारे यहाँ पे स्पॉट्स है जिसको एक्सप्लोर करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए। तो नीचे चलेंगे, जो मैंने बताया ना गौमुख कुंड जहाँ बना हुआ है, हाँ वहाँ से दिखाते हैं। और वहाँ रानी पद्मिनी जी एक काल्पनिक प्रतिमा होती है वो भी बनी हुई है। राइट। आपको बताया था किले पे 113 मंदिर हुआ करते थे। वो जब मुगल ने आके अटैक किया था ना, मुगल जो आर्मी हुआ करती थी, तो उन्होंने जो डैमेज किए थे मंदिर, गवर्नमेंट ने क्या किया, हर मंदिर का जो एक अंश होता है वो यहाँ लाके इकट्ठा कर दिया ताकि जैसे किसी का पैर वगैरह ना लगे किसी का भी। यहाँ देखिए ये निर्भयनाथ जी का आश्रम है जहाँ उनका बोर्ड भी लगा हुआ है पूरा। अच्छा, 96 टेम्पल्स है छोटे छोटे, तो ये भी टेम्पल्स ही है। हाँ, मतलब एक तरीके से सारे टेम्पल हुआ करते थे क्योंकि जैसे पहले के वक्त में तो 113 होते हैं। हाँ। और अभी 96 है जिनमें मूर्तियां नहीं है या फिर वो खंडित है। अच्छा, ओके।
जो आप लोगों को पानी के बीच में पैलेस दिख रहा है ना, उसको जल महल और समर पैलेस बोला जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है, पहले के वक्त में कोई कूलर पंखे वगैरह नहीं हुआ करते थे सर, तो रानी पद्मिनी जी के लिए वो महल बनवाया जाता है रतन सिंह जी द्वारा। इसलिए बनाया जाता है ताकि गर्मी के जब 4 महीने होते हैं ना, तो वो महल ठंडा रहता है। वो इस वजह से वो जितना पानी के ऊपर देख रहे हैं ना, वो उतना ही पानी के अंदर बना होता है। जैसे बेसमेंट होता है ना सर, उस तरीके से अंदर बना हुआ। बेसमेंट में 2 कमरे होते हैं, ऊपर की साइड में भी 2 कमरे होते हैं। पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो इसको डैमेज कर दिया जाता है। इसको महाराणा कुंभा द्वारा एक बार रिनोवेट किया जाता है, और थोड़े टाइम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी किया जाता है। और जब फोर्ट फेस्टिवल होता है तब गवर्नमेंट द्वारा इसको खोला जाता है, इसकी सफाई वगैरह करके इसको वापस बंद कर दिया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी को मतलब रानी पद्मिनी का रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कि होता क्या है कि राजपूत लोगों में जैसे घर की जो लेडीज होती है उनका रिफ्लेक्शन किसी और को नहीं दिखाते। अलाउद्दीन खिलजी जब ये मांग रखते हैं रतन सिंह जी से, तो रतन सिंह जी मेवाड़ के एक राजा हुआ करते थे और बड़े दयावान हुआ करते थे। अब मित्रता के जरिए उन्होंने बात तो मान ली थी, पर इन चीज़ पे उनको अफसोस होता है कि अब बात दिखाएं कैसे। तो इन चीज़ों पे बहुत बार चर्चा होती है और उसका उपाय निकालते हैं। वो क्या करते हैं, रानी पद्मिनी एक सर्वेंट होती है, उनको रानी पद्मिनी जी का पहनावा पहनाया जाता है। और जो सामने आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना महल के, उनमें से तीसरे नंबर की सीढ़ी पे उनकी सर्वेंट को बिठाया जाता है। उनका जो रिफ्लेक्शन होता है वो पानी में आता है। पानी का जो रिफ्लेक्शन होता है, जो सामने खिड़कियाँ देख रहे हैं ना, वहाँ मिरर लगाए गए थे। हिस्ट्री के अंदर बताया जाता है कि मिरर लगाए जाते हैं, पर उस टाइम पे इंडिया के अंदर मिरर नहीं आए थे। अच्छा, ठीक है, ओके। तो जो सिल्वर होता है, चांदी, उनकी चारों तरफ प्लेट लगाई जाती है और उनके अंदर उनका रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है। अच्छा। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के माइंड में थिंकिंग हुआ करती थी कि रानी पद्मिनी इतने खूबसूरत हुआ करते थे। अब सर्वेंट की परछाई उनको दिखाई, पर उनको ये लगा कि अब वो रानी पद्मिनी जी है। तो वहीं से लोगों के मानना इस किले का सबसे बुरा समय स्टार्ट होता है। तो वो क्या करते हैं, एक बार दिल्ली लौट जाते हैं। जब दिल्ली से वापस आते हैं 6 महीने बाद, तो पूरे किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिससे क्या होता है, यहाँ जो लोग रहा करते थे उनके राशन पानी में, अनाज पानी में हर तरीके से कमी आती है। जब यहाँ की प्रजा रतन सिंह जी के पास पहुँचती है, उनको बताती है कि किले की घेराबंदी होती है, हमारा राशन पानी में कमी आ रही है, तब रतन सिंह जी क्या करते हैं, नीचे पहुँच जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी से संधि करने के लिए, बात करने के लिए। तो वो क्या करता है, उनको धोखे से बंधक बनाता है। बंधक बनाने के बाद रानी पद्मिनी जी के पास संदेश पहुँचाया जाता है कि आप मेरे पास आइए, वरना मैं रतन सिंह जी को मार दूंगा। तो रानी पद्मिनी जी समझते हैं कि धोखे का बदला तो धोखा होता है। तो रानी पद्मिनी जी वापस संदेश पहुंचाते हैं कि आप मेरे लिए किले पे 700 पालकियां भिजवाइए, मैं आने के लिए तैयार हूँ। जब किले पे 700 पालकियां भिजवाई जाती है, तो रानी पद्मिनी क्या करते हैं, अपने सैनिकों को ही इस तरीका वैसे पहनाकर उन पालकियों में बिठा देते हैं। उनके 2 भाई होते हैं, गोरा और बादल, वो उनको भी इस तरीका वैसे पहनाकर उन पालकियों में बिठाते हैं। जब पालकियां नीचे पहुंचती है तो युद्ध होता है। युद्ध के दौरान रतन सिंह जी और गोरा और बादल की मृत्यु हो जाती है। जब ये बात रानी पद्मिनी जी को पता चलती है, जैसा उनकी रक्षा के लिए किले पे कोई नहीं बचा है, तो वो अपनी सर्वेंट के साथ इस महल से निकलती है। यहाँ से अंडरग्राउंड टनल्स होती है, जो वहाँ जो मैंने आपको दिखाई ना, वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद जो मंदिर होता है समाधीश्वर, वहाँ अपनी 16,000 मतलब जो सर्वेंट होती है उनके साथ पूजा अर्चना जो भी क्रिया होती है सारी करने के बाद, जो पास में कुंड होता है, उस कुंड में चंदन की लकड़ियों के साथ घी तेल द्वारा आग लगाई जाती है और फिर वहाँ जौहर किया जाता है। तब से उस जगह को नाम दिया जाता है जौहर स्थल। जब ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है, जैसा वो किसी को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो वो क्या करता है, गुस्से के हमारे किले पे चढ़ता है। यहाँ जो मंदिर वगैरह महल वगैरह होते हैं वो हर चीज़ को डैमेज करता है। डैमेज करने के बाद जब वो दिल्ली लौटता है, तो उसका जो बेटा होता है खीजर खां, वो यहाँ 10 साल रुकता है। 10 सालों में क्या करता है, पूरे किले को डिस्ट्रॉय करता है। किले की जो छोटी सी छोटी मूर्ति होती है वो उसको भी खंडित करता है। इस वजह से हिंदू धर्म में माना जाता है कि मतलब जो मूर्तियाँ होती है उनकी पूजा नहीं की जाती, तो उन मंदिरों को क्या बंद कर दिया जाता है। तो जब वो यहाँ 10 साल तक रुकता है, तो पहले चित्तौड़ का नाम चित्रकूट हुआ करता था। चित्रकूट से हटा के वो खिजराबाद करता है। फिर वो जब यहाँ से जाता है, तो वापस जो सूर्यवंशी राजा आते हैं, तो इस किले का नाम वापस चित्रकूट किया जाता है सर। अभी अपन विजिट करेंगे इनकी सर्वेंट का जो पैलेस होता है, जहाँ गवर्नमेंट ने अभी गार्डन बना रखा है। वो इस वजह से बनाया क्योंकि जैसे जो टूरिस्ट आते हैं उनको ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है, तो वो गार्डन वगैरह जो छोटी छोटी जगह वो सारी विजिट कर सकते हैं। तो अपन अभी गार्डन विजिट करेंगे, जिसके बारे में थोड़ा सा पैलेस भी है, तो अंदर बताता हूँ। आप विजिट करना है तो ये टिकट जरूर लेके आइएगा, वरना यहाँ पे एंट्री नहीं होगा आपका इस वजह से। ठीक है सर, तो टिकट हर जगह पे लेके घूमना है आपको। करती थी जहाँ शाम के वक्त में जैसे जो एंटरटेनमेंट हुआ करता था, जैसे अपन जो आजकल जो लोग खाना वगैरह खा के जो शाम के वक्त बैठते हैं, जो बातचीत करते हैं, तो रानी पद्मिनी जिस जगह बैठा करते थे उनकी सर्वेंट सारे यहाँ नीचे रहा करते थे। जो भी शाम के प्रोग्राम चलता है वो इसी जगह पे चला करता था, वो इसी गार्डन के अंदर में। अच्छा,
तो रानी पद्मिनी यहाँ पे बैठते थे। तो ये समर पैलेस इसको कहते हैं, मतलब गर्मी जब होती थी तो यहाँ पे आके वो रहते थे। ओके, इस तरीके से। अच्छा। पद्मिनी पैलेस से वहाँ जो आने का रास्ता होता है वो यहाँ की साइड ही बना हुआ है गार्डन है। पद्मिनी पैलेस से यहाँ से आते थे। अच्छा, ये रास्ता था। ये अंदर से साइड में नाव वगैरह के जरिए यहाँ आ जाया करते थे। यहाँ से उनकी सर्वेंट वगैरह जो भी ज़रूरत का सामान पहुँचाना होता था यहाँ से पहुँचाया करते थे। ओके, जगह है जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी को जब दिखाया गया था ना, जो मैंने आप लोगों को बताया, जो उनकी सर्वेंट का एक रिफ्लेक्शन दिखाया जाता है, तो सामने एक जगह बनी हुई है, वहाँ से दिखाया जाता है। जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है ना, जैसा मैंने आपको बताया था कि वहाँ से जो रिफ्लेक्शन आता है 3rd नंबर वाली सीढ़ी से, वहाँ से जो सामने रिफ्लेक्शन आता है, जो सीढ़ियाँ लगी हुई है उनकी सर्वेंट का, वो आता है पानी में। पानी का रिफ्लेक्शन होता है जो सामने आप यहाँ एक सिल्वर प्लेट लगाई जाती है इस जगह पर। इस जगह में रिफ्लेक्शन आने के बाद इसकी जो जस्ट सामने बनी हुई होती है सिल्वर प्लेट, यहाँ उसमें रिफ्लेक्शन आता है, उसका कवर होते हुए इस आता है इस वाली प्लेट। अच्छा, उसका वापस रिफ्लेक्शन कवर होते आता है इस प्लेट, और यहाँ इसी जगह से अलाउद्दीन खिलजी को दिखाया। अच्छा, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे रुका था और यही से उनका रिफ्लेक्शन दिखाया गया था, जो कि सर्वेंट का रिफ्लेक्शन था, ऐसे भैया का कहना है। क्योंकि उस टाइम पे मतलब लोगों के मानना है कि धूप की वजह से अलाउद्दीन खिलजी को एकदम नजर नहीं आया। हाँ हाँ, तो ये 3 खिड़कियाँ इस वजह से लगाई गई थी, जैसे सामने धूप रहती है तो धूप की वजह से एकदम उनकी नजर नहीं पड़ी थी सर्वेंट के रिफ्लेक्शन पे। हाँ, तो कुछ सेकंड्स के लिए पड़ी थी, वापस आया। अच्छा, तो देखिए ये स्पेशली कमरा उन्हीं के लिए बनाया था, उन्हीं के लिए बनाया था। जैसे मैंने बताया था ये सर्वेंट का पैलेस होता है, तो उनकी सर्वेंट के जो छोटे छोटे कमरे हुआ करते थे, जो रानी पद्मिनी जैसे जो जरूरत का जो सामान होता है हमेशा पहुंचाने के लिए हमेशा तैयार रहा करते थे जी। वैसे उनके कमरों में बालकनियां भी बनी हुई होती है अलग अलग। ये उनकी सर्वेंट के जो कमरे हुआ करते थे ना, वो हुआ करते थे। अच्छा, ये सर्वेंट के कमरे हैं। इनके जस्ट सामने जो आप बालकनियां देखते हैं, इन जगह पे उनकी सर्वेंट हमेशा खड़े रहा करते थे, जैसे जो भी जरूरत का सामान होता है वो पहुंचाने के लिए। अच्छा, तो ये सर्वेंट रूम, पद्मिनी जी के जो सर्वेंट्स थे। टॉयलेट सिस्टम हुआ करता था वो यहाँ पूरा अंदर की साइड। अच्छा, ये पहले का टॉयलेट सिस्टम है। ओके, तो बाथरूम वगैरह सब। ये उनके श्रृंगार का रूम हुआ करता था, उनकी सर्वेंट किनका? सर्वेंट का श्रृंगार का रूम। श्रृंगार किया करते थे, तैयार हुआ करते थे, ये उनकी ही हुआ। अच्छा, और ये एक तरीके से जैसे आप लोग बोल सकते हैं जो जेल होती है ना छोटी, हाँ हाँ हाँ, उनके लिए, जैसे जब भी उनकी सर्वेंट जो छोटा मोटा गलती किया करती तो उनको यहाँ पे रख 2 या 3 दिन की सजा देनी होती तो उनको यहाँ बंद कर दिया जाता। अच्छा, ओके, तो ये सर्वेंट जेल है। ओके, अब अपन आगे चलेंगे। अभी अपन जहाँ खड़े हैं ना, इस किले की टोटल हाइट होती है 580 फीट, जहाँ से अपन नीचे से आते हैं, और मुंबई सी लेवल के हिसाब से 1850 फीट। 1850 फीट। हाँ। ओके, और यहाँ जो नीचे की साइड में आप जो पूरा मैदान देख रहे हैं ना, ये उस जमाने का पूरा बैटल फील्ड हुआ करता था। जैसा मैंने आपको बताया इस किले का जो फ्रंट होता है वो ईस्ट में होता है, तो ये इधर ईस्ट है। इस किले का जो फ्रंट गेट आएगा वो अभी थोड़ा सा आगे आएगा। अपन ने यहाँ व्यू देखने के लिए रोका है। जो सूरज पोल गेट आएगा वो थोड़ा सा आगे है। यहाँ जो किले में जो 27 युद्ध लड़े गए थे वो इसी जगह लड़े जाते हैं। अच्छा, तो 27 युद्ध टोटल लड़े गए थे यहाँ पे। इस किले में जो सारे इसी जगह पे लड़े गए थे। और जब अलाउद्दीन खिलजी भी जब यहाँ रुकते हैं ना 6 महीने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया टेम्पररी अपना टेंट लगाते हैं, तो यहाँ एक सामने छोटा पहाड़ी बना होता है, वो उसी के पीछे अपना टेंट लगाते हैं। उसके जो पीछे वाले पहाड़ होते हैं वो अरावली हिल्स में आते हैं, जो माउंटेन जो गुजरात से मतलब दिल्ली तक जाते हैं। एशिया के सबसे बड़े पहाड़ है जो 750 किलोमीटर में फैले हुए हैं। अच्छा, और जो सामने वाला छोटा पहाड़ है जिसके पीछे वो अपना टेम्परेरी टेंट लगाते हैं, उस पहाड़ को आप अगर ध्यान से देखते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे इंसान सोया हुआ है। फर्स्ट में उसका हेड भी नज़र आएगा, फिर उसका चेस्ट भी नज़र आएगा, लास्ट में उसका पैर भी नज़र आएगा। अभी ज़्यादा फॉग हो रहा है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा है। और यहाँ की जैसे जो नीचे की ज़मीन वगैरह है, यहाँ के ट्रैवलर्स लोगों को या फिर जो दूसरे लोगों को, उनको सारा ज़मीन लीज पे है। हाँ। ये किले की ज़मीन होता है सारा नीचे का। पहले ओके, किले की ज़मीन है पूरी। हम आए हैं भीमकुंड और यहाँ पे देखिए बंदर।
ये देखो नीचे देखिए। आप लोगों ने अगर बहुत सारी जगह विजिट किया होगा तो बहुत जगह देखा होगा कि भीमकुंड बना हुआ है। आप लोगों ने अगर ये भी सुना होगा कि जब पांडवों को वनवास होता है तो 12 साल का वनवास होता है और 1 साल का अज्ञात वनवास होता है, तब पांडव इधर भी रुका करते थे। और पांडवों में से जब भी भीम को प्यास लगा करती थी, भीम क्या करते थे, अपना पैर मारा करते थे और वहाँ गड्ढा हो जाया करता था। अच्छा। और वहाँ से पानी आने लगता था, तब से उसको भीमकुंड बोला जाता। तो यही वो पूरा कुंड है, इसी को भीमकुंड बोला जाता है, क्योंकि पांडव यहाँ भी रुका करते थे। और फिर यहाँ जो राजा महाराजा हुआ करते थे, इस पूरे कुंड को कवर करवा के, इस पूरे कुंड का अगर आप शेप देखते हैं तो जो पैर का शेप होता है ना, उस शेप में पूरा कुंड बना हुआ है। अच्छा, पैर की शेप का ये कुंड है। जैसे इस पैर के शेप में पूरा एक कुंड बना हुआ। फिर राजा महाराजा ने धीरे धीरे इसको पूरा कवर करवा दिया। अभी किले में जो जैसा मैंने बताया था 84 वाटर टैंक होते हैं और अभी 28 वाटर टैंक है जिनमें पानी है प्रेजेंट टाइम। 24 वाटर टैंक। ओके। अपन अभी विजिट करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था, इस किले का जो फ्रंट होता है वो ईस्ट में रखा जाता है। तो ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, ये ईस्ट दिशा है और इसको गेट का नाम होता है सूरज पोल। सूरज पोल। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था तो इस किले को, मतलब इसका जो फ्रंट होता है उसको भी डैमेज किया जाता है। इसको एक बार रिनोवेट किया जाता है महानब कुंभा द्वारा और एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2014 में रिनोवेट किया जाता है पूरा। अभी यहाँ जो काम वगैरह चल रहा है ना, यहाँ नीचे जो जाने का रास्ता होता है, यहाँ जो लोकल लोग होते हैं वो आते जाते हैं कुछ करने के लिए, तो इस वजह से गवर्नमेंट वापस रास्ता बनवा रही है। पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने किले में अटैक किया था तो जैसे उनके पास हाथी वगैरह हुआ करते थे, वो अपने हाथियों को क्या करते थे, मदिरा पिला दिया करते, जिससे हाथी क्या होता है, पागल हो जाता है। तो वो सारे गेट डैमेज करते हुए आते हैं। यहाँ पे एक अष्ट धातु का गेट लगा होता है जिसके ऊपर भी लोहे के अंकुश लगे होते हैं, जिन्हें लगा के रखा करते थे जिससे वो जख्मी भी हो जाए, मर भी जाए। जब ये बात जैसे अलाउद्दीन खिलजी को पता चलती है कि अब उनके हाथी गेट नहीं तोड़ सक रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, जो ऊँट होता है, ऊँट की जो स्किन होती है, उन स्किन को निकाल के इन किलों पे लगाया करते, फिर अपने हाथियों से गेट तोड़वाया जाता है। जो ऊपर वाला जो होल होता है ना, वो हमेशा दूर देखने के लिए काम आता है। वो जो अंदर वाला होल होता है वो दीवार के पास देखने के लिए काम आता है। आज भी इनकी दीवारों में देखेंगे तो कालापन नजर आता है। जो किले का जो उस साइड में जो फ्रंट बैक होता है ना, उसकी दीवारों में कालापन नहीं है। वो इस वजह से नहीं है। जब भी यहाँ में अटैक होता है तो यहाँ के जो सैनिक हुआ करते थे वो क्या करते, गर्म तेल और घी होता है वो इन दीवारों पे से बहाया करते थे, जिससे क्या होता है, कोई भी दुश्मन सेना होती है किले की चढ़ाई नहीं करती है। यहाँ से पूरा नीचे जाने का रास्ता बना हुआ, नीचे अभी एक सूरज पोल गाँव भी बना हुआ है। तो वो वाला जो आपको दिख रहा है वो विजय स्तंभ है और ये वाला है कीर्ति स्तंभ। जैसा अपन ने विजय स्तंभ देखा था वैसा ये कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ विजय का प्रतीक होता है, कीर्ति स्तंभ धर्म का प्रतीक है। अच्छा, ठीक है। कीर्ति स्तंभ इसलिए बनाया जाता है, जैसे जो पहले के वक्त में राजा महाराजा के टाइम पे उनकी जो मुनीम होती, जो अकाउंटेंट, जो दस्तावेज वगैरह का काम संभाला करते थे, वो सारे जैन धर्म के लोग संभाला करते थे। तो जैन धर्म के लोग जब 24 जगह की यात्रा करके यहाँ आते हैं तो यहाँ के जो राजा होते हैं वो उनसे मांग रखते हैं कि हिंदू धर्म के लिए किले पे 113 मंदिर होते हैं, तो हमारे लिए भी कुछ होना चाहिए। फिर यहाँ के जो राजा होते हैं ये 12th सेंचुरी में क्या करते हैं, पूरा क्रिश्चियन को खुशी में गिफ्ट किया जाता है। अच्छा। ये 7 मंजिल का इमारत होता है, 7 स्टोरी बनाया जाता है और इसको 75 फीट हाइट होता है। अंदर की साइड में आप देखेंगे ना तो जैन धर्म के जो भगवान होते हैं ना सर, उनकी पूरी अष्टांग में मूर्तियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ देखेंगे आप पास में यहाँ जो एक मंदिर बना हुआ है, जैन धर्म का मंदिर है, जो पार्श्वनाथ जी को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर 2 बजे खुलता है। अच्छा, अभी नहीं खुलता। तो ये रतन सिंह महल। ये पूरा रतन सिंह महल है, अपन जहाँ से एंट्री हुए हैं। ये देखो लोगों ने कैसे खराब करके रखा है यहाँ पे आने के बाद। ऐसे बिल्कुल मत कीजिए। जो रतन सिंह जी की जो हमेशा सैनिक हुआ करते थे, वो ये जो छोटे छोटे जो आप कमरे देख रहे हैं ना, यहाँ उनके सैनिकों के रहने के लिए छोटे छोटे जो बंकर हुआ करते थे, उस तरीके के हुआ करते थे। और रतन सिंह जी का जो दरबार लगा करता था, जो सामने आप ऊपर की साइड में जो देखते हैं ना, उस जगह से वहाँ बैठा करते और जो प्रजा की जो परेशानियाँ वगैरह हुआ करती हैं उन जगह पे सुना। ओके। ये किसके लिए? जैसे जो आज ब्लैक कमांडो होते हैं ना, हाँ, जो स्पेशल जो कमांडो स्पेशल कमांडो। अच्छा, उनके लिए। बाप रे। महल की जो एक नींव होती है ना, वो पानी के अंदर है। अच्छा। जिनसे क्या होता है, इस महल का जो आधा हिस्सा होता है ना, वो हमेशा ठंडा रहता है। ओके ओके ओके। जहाँ अभी अपन खड़े हैं, हाँ, ठंडा लग रहा है। ये हिस्सा हमेशा ठंडा रहता है और वो हिस्सा हमेशा गर्म रहता है। यहाँ पे उनका दरबार लगता था, यहाँ पे बैठते होंगे इसी जगह यहाँ से। और हाइट में होता है, ये अभी नीचे है। हाँ, वो कुछ किया होगा। ये भी रिनोवेट होगा ना, ये भी इस वजह से, मतलब जगह सारी वही है। हाँ हाँ हाँ। ऊपर ही रिनोवेट कर दिया गया।
यहाँ से उनके जब वो बैठा करते थे यहाँ से जो उनके मुनीम होते वो सुना करते थे। अच्छा, यहाँ पे भी बैठते थे वो। ओके, ये उनके मुनीम के लिए और नीचे वाला उनके प्रजा के लिए। प्रजा के लिए। ओके। तो दोस्तों, ये हमारा आखिरी पॉइंट था चित्तौड़गढ़ का, चित्तौड़गढ़ फोर्ट का। और भैया ने, शकील भैया ने हमको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। हर एक स्पॉट उन्होंने अच्छे से हमको घुमाया, अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। बहुत सारे स्पॉट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और आपको अगर भैया की बात पसंद आई होगी, उन्होंने जिस प्रकार से हमको इन्फॉर्मेशन दी, अगर वो आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर आप उनसे कांटेक्ट कीजिए। मैं उनका नंबर नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और भैया को मेरा नाम बताइए, मेरा चैनल का नाम बताइए, तो भैया थोड़ा डिस्काउंट दे देंगे। ठीक है, चलो सी। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ वापस उसी जगह पे जहाँ पे भैया ने बैटल फील्ड दिखाया था पीछे। मैंने सोचा कि ये सही जगह होगी ये वीडियो को एंड करने की। तो देखिए, मैं बहुत घूमा, मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटा या 3 घंटे से मैं यहीं पे हूँ। एक्सप्लोर करने के लिए हर एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी, हर एक छोटी छोटी चीज़ आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपको हर एक चीज़ छोटी छोटी एक्सप्लोर करनी है तो आपको मिनिमम 2 दिन यहाँ पे चाहिए। हर एक कण इतिहास से भरा हुआ है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस जगह पे, यहाँ पे भी कोई ना कोई इतिहास हुआ होगा। यहाँ पे और एक बात जब मैंने सुनी कि 70% फोर्ट डिस्ट्रॉयड है। जी हाँ, ये सिर्फ 30% ही पूरे फोर्ट का भाग है। तो ये सुन के बुरा भी लगता है, लेकिन ज़रूर इतिहास में अगर आप रुचि रखते हो तो ज़रूर यहाँ पे आइए, वो चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए। चित्तौड़गढ़ टू शिरपुर, विच इज़ माई नेटिव प्लेस, जो मैं आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। और वहाँ से फिर मैं पुणे के लिए रवाना होऊंगा, तो उसका भी मैं वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़े रहिए। जो लोग मोटरसाइकिल के एंथुजियास्ट थे, वो ज़रूर वो मेरे 2 वीडियोस देखिए कि किस तरह से मैं बुलेट से यहाँ पे आया हूँ चित्तौड़गढ़। वो जर्नी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी पिछले व्लॉग में। और यहाँ से जाते वक्त, पुणे को जाते वक्त की जर्नी भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।